ओके, तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक इन थर्मोडायनेमिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हीट पढ़ रहे थे। हमने देखा हीट क्या होती है, हमने ये भी देखा कि जो एनर्जी का इंटरेक्शन होता है वो अगर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हो तो वो हीट ट्रांसफर है, अदरवाइज वो वर्क ट्रांसफर है। और एनर्जी का इंटरेक्शन दो ही मोड में होता है, एक हीट के मोड में, हीट ट्रांसफर के मोड में, दूसरा वर्क ट्रांसफर के मोड में। अब अगर इन दोनों के मोड में होता है और इन्हीं को कहते हैं, तो मैंने कहा कि जब भी हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे थे तब हम बात कर रहे थे कि हीट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस अगर हो रहा है तो हम उसको एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है तो हम उसको हीट ट्रांसफर की बात करते थे। फिर हमने देखा कि हीट ट्रांसफर की जब बात कर रहे थे तो किस तरीके से हमने बात किया कि Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ये हम लोगों ने पढ़ा था, पहले आया ऑलरेडी कि Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ये हमने पढ़ लिया है। कहां से आया है ये मैंने बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया है। और यहीं पर हम लोगों ने पढ़ा था C इज द स्पेसिफिक हीट। C क्या थी? स्पेसिफिक हीट है। और स्पेसिफिक हीट क्या होती है मैंने आपको यह भी बताया था कि इफ एम इज इक्वल टू 1 kg, डेल्टा T इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने कहा था कि Q इज इक्वल टू C। अगर पर यूनिट मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक हीट कहलाती है। यह मैथमेटिकल डिफिनीशन थी। फिर मैंने एग्जांपल लेके लिया था कि अगर एक तरफ वाटर है दूसरी तरफ एयर है तो वाटर भी 1 kg है और एयर भी 1 kg है, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो तो हमको जो हीट देनी पड़ती है, वाटर के केस में जो C की वैल्यू थी वो 4 पॉइंट समथिंग थी और एयर के केस में कांस्टेंट प्रेशर पर 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन थी और इसकी 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन थी। हमने ये भी देखा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सब्सटेंस ये था और ये सब्सटेंस ये है तो इसका मतलब हुआ कि स्पेसिफिक हीट नथिंग बट हीट ऑब्जर्विंग कैपेसिटी, एनर्जी ऑब्जर्विंग कैपेसिटी। वो उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कैसे ऑब्जर्व कर पा रहा है, यह स्पेसिफिक हीट बताता है। इसीलिए कहा गया था कि स्पेसिफिक हीट इज नथिंग बट इट प्रेजेंट ऑब्जर्विंग द कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। ये किसी भी सब्सटेंस की हीट ऑब्जर्विंग कैपेसिटी कहलाती है और इसी को हमने कहा था कि ये स्पेसिफिक हीट है। ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने बात किया था किसके लिए? बात किया था सीपी और सीवी की। जब हमने सीपी और सीवी की बात किया था, जब हमने सीपी और सीवी की बात किया था तो हम लोगों ने कहा था कि सीपी और सीवी किसके लिए था? फॉर गैसेस के लिए था। सीपी और सीवी किसके लिए था? फॉर गैसेस के लिए था। जब सीपी और सीवी फॉर गैसेस के लिए लिया था तो हमने कहा था कि हम दो केस लेते हैं। एक ये चेंबर है, इस पर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा था, हम लोगों ने इसकी बात कर लिया था डिटेल से और कहा था कि इसका पिस्टन मूव ना करेगा, ना ऊपर मूव करेगा ना नीचे मूव करेगा। यहां पे गैस भरी है, इसका मतलब ये V इज इक्वल टू कांस्टेंट की बात कर रहा है। गैस भरी है, ये V इज इक्वल टू कांस्टेंट की बात कर रहा है। इसमें कुछ गैस भरी है जिसका इनिशियल टेम्परेचर Ti है और उसका फाइनल टेम्परेचर T फाइनल करना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। दूसरा वाला चेंबर था, इस चेंबर में भी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा हुआ है। इन दिस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो गैस भरी है उसका भी मास m है, इनिशियल टेम्परेचर Ti था और इसके प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, फाइनल टेम्परेचर इसका भी T फाइनल करना है। दोनों को हीट प्रोवाइड करा रहे थे हम लोग, दोनों को हीट प्रोवाइड करा रहे थे। मैंने कहा था कि अगर इसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होना है, इसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होना है तो इसको हमें केवल उतनी हीट देनी है कि इसका टेम्परेचर 30 से 31 डिग्री हो जाए, इसका टेम्परेचर 30 से 31 डिग्री हो जाए। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो मान लीजिए
कि अगर आप इसको, मैंने कहा था कि Q इज इक्वल टू, आपने अगर 100 यूनिट दिया तो 100 यूनिट दिया तो जब पिस्टन मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब इसमें वर्क 0 होगा, और जो हीट इसके अंदर स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी स्टोर होती है। अभी आगे आएगा तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका मतलब इस Q के दो चीजें हो सकती हैं, एक तो इंटरनल एनर्जी जो कि फंक्शन होगा टेम्परेचर का, और दूसरा एक्सटर्नल वर्क। कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में एक्सटर्नल वर्क 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो पूरी की पूरी जो हीट है वो 100 यूनिट 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर बढ़ाने में लग गई, तभी उसका T फाइनल होगा। अब अगर इस पे जाते हो, इस पर अगर आपने 100 यूनिट दिया, जब आप 100 यूनिट दोगे तो जैसे इसको हीट दोगे, मैंने कहा था कि इसका पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। जब इसका पिस्टन मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, किसको कांस्टेंट रखना है? प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। जब प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो हीट देने पर गैस के मॉलिक्यूल्स में मोशन होगा, वो पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करेंगे जिससे प्रेशर कांस्टेंट बना रहे। और पिस्टन को ऊपर मूव कराना है, इसका मतलब उसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए 100 है तो 100 में से जो U है मान लीजिए वो 70 है, और जो वर्क है वो हमें 30 करना पड़ रहा है, तब प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है। भाई अगर पिस्टन ऊपर मूव किया मतलब वॉल्यूम में चेंज हुआ, वॉल्यूम में चेंज हुआ, P इंटू dV है, क्लोज सिस्टम में मतलब वर्क करना पड़ रहा है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमने दिया कुल 70 ही, तो फिर इसका फाइनल टेम्परेचर इसके फाइनल टेम्परेचर के बराबर तो नहीं होगा। इसका मतलब इसको भी हमें उतनी हीट दे जिससे कि दोनों के फाइनल टेम्परेचर बराबर हो जाए। तो 100 की जगह मैंने कहा था कि अगर Q की वैल्यू 150 दे दिया जाए, Q की वैल्यू 150 दे दिया जाए, और इस 150 में से 100 यूनिट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कराने में लग जाए, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कराने में लग जाए, और बची हुई 50 यूनिट एक एजम्पशन है, आप 150 मान सकते हैं, 130 मान सकते हैं, लेकिन जितने इसको दिए थे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कराने में उतनी ही इनको देनी पड़ेगी, तब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। और वर्क करने में 50 यूनिट खर्च हो जाता है, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर T फाइनल के यानी 31 के बराबर होगा। अगर मैं 31 मान लूं तो मतलब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर 31 करने के लिए इसमें मुझे टोटल हीट 100 यूनिट देनी पड़ी थी, लेकिन इसमें मुझे 150 यूनिट देनी पड़ी, जिसका 100 यूनिट इंटरनल एनर्जी के लिए खर्च हुआ और 50 यूनिट एक्सटर्नल वर्क के लिए खर्च हुआ। जो कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट बनी वो Cp बनी, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट बनी वो Cv बनी। इसका मतलब हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कांस्टेंट प्रेशर पर हमने हीट दिया था वो ग्रेटर देन है कांस्टेंट वॉल्यूम के। कांस्टेंट प्रेशर पर जो हमने हीट दिया टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो m इंटू Cp इंटू dt है, डेल्टा T है, डेल्टा T है, इज ग्रेटर देन m इंटू Cv इंटू डेल्टा T, ग्रेटर देन m इंटू Cv इंटू डेल्टा T। ये होगा, मास दोनों का सेम है, डेल्टा T दोनों का सेम है, इसका मतलब Cp ग्रेटर देन Cv होगा, Cp ग्रेटर देन Cv होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो Cp है उसमें दो चीजें हैं, इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल वर्क। जो Cv है उसमें सिर्फ इंटरनल एनर्जी है बट एक्सटर्नल वर्क 0 है। देयर इज नो एक्सटर्नल वर्क एट कांस्टेंट वॉल्यूम बट देयर इज द एक्सटर्नल वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv, तो आप बताएंगे Cp इज एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फिर पूछेगा व्हाई Cp इज ग्रेटर देन Cv, देन आपको क्या बोलना है? आपको यह बात बोलनी है
कि सर इन केस ऑफ गैस इफ वी सप्लाई हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो व्हेन वी सप्लाई हीट at constant volume, then there is no piston movement or no piston movement, then there is no work transfer or W is equal to 0. So heat required only increase the temperature 1 degree centigrade. But in case of constant pressure process, we need the heat which increase the temperature 1 degree centigrade in the form of internal energy, and also we need the heat which do work or displace the piston. पिस्टन को मूव कराने में भी एनर्जी खर्च हो, यानी एट कांस्टेंट प्रेशर देयर इज टू थिंग्स, इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल वर्क बोथ, बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ओनली इंटरनल एनर्जी, नो एक्सटर्नल वर्क. So Cp is greater than Cv. So Cp is greater than Cv. और इसीलिए इन दोनों का रेशियो एक टर्म आपने पढ़ा है, Cp by Cv is equal to gamma फॉर एयर के लिए, Cp by Cv is equal to gamma, एंड आपने पढ़ा गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. क्यों? क्योंकि Cp is greater than Cv, इसलिए गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है. यह मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दिया था कि किस तरीके से इसकी बात करते हैं. ठीक है, किस तरीके से इसकी बात करते हैं. दूसरी चीज, ठीक है, तो यहां पे यह बात हमें क्लियर हो गई कि अगर गैस के लिए लेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दो स्पेसिफिक हीट होंगी. एक कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट होगी जिसे Cp कहेंगे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट होगी जिसे Cv कहेंगे. और हम बोलेंगे क्या, सर Cp ग्रेटर देन Cv होगा, क्योंकि जब Cp की बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल वर्क दोनों होंगे, इसलिए ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी. जब Cv होगा तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कराने की बात करेंगे, स्टोर एनर्जी के फॉर्म में देयर इज द एक्सटर्नल वर्क इज 0, सो वहां पे लेस हीट की रिक्वायरमेंट होगी. और यही कारण है कि Cp की वैल्यू Cv से ज्यादा होती है. Cp की वैल्यू Cv से ज्यादा होती है, एंड Cp by Cv is equal to gamma, that is the adiabatic index, and gamma is greater than 1. क्यों? क्योंकि Cp is greater than Cv. Cp is greater than Cv. अब अगर गैस की बात हो गई, यानी गैस में हमने एक चीज तो देख लिया, कि दो स्पेसिफिक हीट मिली, एक को हमने Cp कहा, दूसरे को हमने Cv कहा. यह भी जान लिया कि Cp की वैल्यू Cv से ज्यादा बड़ी होगी. Cp की वैल्यू Cp से ज्यादा बड़ी होगी. अब अगर Cp की वैल्यू Cv से ज्यादा बड़ी होगी, Cp की वैल्यू Cv से ज्यादा बड़ी होगी, तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर Cp की वैल्यू Cv से ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है. अगर आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में, वाइवा में, तो आप बता सको, यह आपका क्लिस्टर क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए. चलिए, अभी हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ा, किसके लिए? स्पेसिफिक हीट फॉर गैसेस. अब जरा पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. ठीक है, इसके बीच में जो भी होगा विवाद में इसके साथ रिलेट करके देखिए. स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, गैस की तो बात हो गई. चलिए, इसको समझने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं. 3 चेंबर बनाते हैं, 2 चेंबर या 3 चेंबर बनाते हैं, तो क्लिस्टर क्लियर कॉन्सेप्ट आपको दिखाई पड़ेगा. पहला चेंबर, फर्स्ट चेंबर है, इसमें हमने सॉलिड भर दिया है. इसमें हमने क्या भर दिया है? सॉलिड भर दिया है. ठीक है, यह सॉलिड है. दूसरा
दूसरा चेंबर, दूसरे चेंबर में हमने लिक्विड भर दिया है, दूसरे चेंबर में हमने लिक्विड भर दिया है। तीसरा चेंबर, उसको भी ले लेते हैं। तीसरा चेंबर, तीसरे चेंबर पे दिस इज थर्ड चेंबर एंड इस चेंबर पर हमने गैस भर दिया है। जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इस पे गैस हो गई। हमने 3 चेंबर ले लिए, एक में सॉलिड भर दिया, एक में लिक्विड भर दिया, एक में गैस भर दिया। तीनों में भाई तीनों में पिस्टन लगा हुआ है, मान लीजिए सॉलिड भरा हुआ है। अब तीनों में हमने हीट सप्लाई किया, इसको भी हीट दे दिया, इसको भी हीट दे दिया, इसको भी हीट दे दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, हीट देने का मतलब यह नहीं कि मैं लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, नहीं, मुझे इतनी हीट देनी है कि लिक्विड का टेंपरेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, सॉलिड का टेंपरेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए। लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं मैं। अब सुनिएगा आप भाई, ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम सॉलिड को हीट देते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स इतने टाइटली बंधे रहते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर बहुत ज्यादा भागते नहीं है। हो सकता है माइन्यूट चेंज हो, थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंज हो, बट वो चेंज निग्लेजिबल होगा। उस चेंज को कंसीडर करेंगे नहीं, यही चीज लिक्विड में है। लिक्विड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। अगर हमने इनकंप्रेसिबल फ्लूइड मान लिया है, ये इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो। अब बताइए, लिक्विड हमारा इनकंप्रेसिबल है, सॉलिड और लिक्विड को हमने हीट दिया। जब सॉलिड को हीट दिया तो उसके जो एटम्स मॉलिक्यूल्स लगे हैं उनमें एकदम माइन्यूट चेंज होगा, वॉल्यूम में चेंज होने की कोशिश करेगा, लेकिन वो इतना होगा कि वो निग्लेजिबल होगा, वो कंसीडर करने के बराबर नहीं होगा। अगर वो कंसीडर करने के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब चाहे हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, चाहे हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, जब हम उसको हीट देंगे तो उसके वॉल्यूम में निग्लेजिबल चेंज आएगा। किसमें? सॉलिड और लिक्विड में। जब उसके वॉल्यूम में निग्लेजिबल चेंज आएगा, क्यों भाई? सॉलिड आप देखते हो, ये सॉलिड है, इसका टेंपरेचर इंक्रीज कराने से तुरंत तो वॉल्यूम इसका हो सकता है थोड़ा सा माइन्यूट एक्सपेंशन हो, बट दैट इज निग्लेजिबल। वाटर है, वाटर को हीट करते हो, थोड़ा सा हीट किया तो वॉल्यूम उसका बढ़ तो जाता नहीं है, निग्लेजिबल वॉल्यूम चेंज होगा। इसका मतलब है कि जब भी हम सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं, इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, जब हमने हीट उसको दिया तो उसके वॉल्यूम में निग्लेजिबल चेंज आता है, जिसको हम निग्लेजिबल मान लेते हैं। और जब निग्लेजिबल चेंज आएगा तो फिर उनका W क्या होगा? 0 होगा। अगर चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V 0 है, निग्लेजिबल चेंज है, डेल्टा V की वैल्यू निग्लेजिबल है, यानी डेल्टा V को हमने क्या माना? चेंज इन वॉल्यूम निग्लेजिबल है, लगभग निग्लेजिबल है, हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब इसी को गैस में हीट प्रोवाइड करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स तुरंत भागने लगते हैं, और जब गैस के मॉलिक्यूल्स तुरंत भागने लगते हैं तो वो प्रेशर बढ़ा के पिस्टन को मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे वॉल्यूम में चेंज आता है।
जब गैस के केस में वॉल्यूम में चेंज आता है तो इसलिए वहां पे वर्क होता है। इसलिए गैस के केस में सीपी और सीवी अलग अलग होते हैं, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल का डिस्टेंस यानी मॉलिक्यूल का मोशन बहुत कम होता है। इसलिए जब हम उसको हीट प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें चेंज इन वॉल्यूम नेग्लेजिबल होता है, और जब चेंज इन वॉल्यूम नेग्लेजिबल होगा तो इसलिए उनमें वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा, तो फिर P इंटू डी भी जीरो होगा, यानी एक्सटर्नल वर्क जीरो हो गया। जब एक्सटर्नल वर्क, भाई किसकी वजह से हम जो सीपी और सीवी में डिफरेंस कर रहे थे, किसकी वजह से कर रहे थे? सीपी क्यों ज्यादा था? भाई सीपी में दो चीजें थी, इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल वर्क। सीवी में इंटरनल एनर्जी थी बट एक्सटर्नल वर्क जीरो था। लेकिन सॉलिड और लिक्विड के केस में एक्सटर्नल वर्क तो जीरो हो गया। सॉलिड और लिक्विड के केस में एक्सटर्नल वर्क जीरो हो गया, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम when increase the temperature. If there is no change in volume when increase the temperature, then there is no external work. Then there is no external work in the solid and liquid. No external work in the solid and liquid. If there is no external work, तो इसका मतलब अगर सॉलिड की बात करें, सॉलिड एंड लिक्विड की बात करें, तो फिर चाहे सीवी हो चाहे सीपी हो, दोनों में ये जीरो होगा, दोनों में एक्सटर्नल वर्क जीरो होगा, तो दोनों में इंटरनल एनर्जी बची। और इसीलिए सॉलिड और लिक्विड में सीपी और सीवी की वैल्यू सी के बराबर कंसीडर करते हैं, अलग अलग वैल्यू नहीं होती है, अलग अलग वैल्यू नहीं होती है। मैंने इसीलिए तीनों को अलग अलग बनाया। याद रखिएगा कि अगर वो सॉलिड और लिक्विड की बात करता है तो जब हम उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट प्रोवाइड कराते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज निग्लेजिबल हो जाता है। वॉल्यूम में चेंज निग्लेजिबल होगा तो एक्सटर्नल वर्क जीरो होगा, एक्सटर्नल वर्क जीरो होगा, और सीपी और सीवी में जो अंतर है गैस में वो केवल एक्सटर्नल वर्क की वजह से है। लेकिन एक्सटर्नल वर्क अगर जीरो हो गया तो फिर सीपी और सीवी क्या होंगे? दोनों बराबर हो गए। सीपी और सीवी दोनों क्या हो गए? दोनों बराबर हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप बट गैस के केस में उसके मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो फिर एक्सटर्नल वर्क होगा, वहां पे सीपी और सीवी में अंतर आएगा, अंतर आएगा। इसीलिए याद रखिएगा अगर सीपी और सीवी की बात करता है, सीपी और सीवी की बात करता है तो सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए सीपी और सीवी में चेंज नहीं होता है, यानी दोनों की वैल्यू सेम होती है। कोई पूछे क्यों सेम होता है तो कहना एट इन सॉलिड एंड लिक्विड देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम और नेग्लेजिबल चेंज इन वॉल्यूम, सो देयर इज नो एक्सटर्नल वर्क और एक्सटर्नल वर्क इज जीरो, सो सीपी इज इक्वल टू सीवी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। बट इन केस ऑफ गैसेस there is when the heat is supplied, then there is change in volume, so CP and CV are different, CP and CV are different, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इसीलिए CP और CV दोनों अलग अलग होते हैं गैसेज में, लिक्विड में, सॉलिड में दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसलिए आगे से जब भी हम किसी लिक्विड या सॉलिड की बात करें तो यह कहेंगे कि उनका सीपी और सीवी सेम होगा, इसलिए सीपी और सीवी नहीं कहेंगे, हर जगह सी लेंगे। उसको क्या लेंगे?
सी स्पेसिफिक हीट। ना कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, ना कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे, सिर्फ स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे सॉलिड और लिक्विड के केस में। किसके केस में? सॉलिड और लिक्विड के केस में। यही स्टेटमेंट यहां लिखा है, इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एज द वॉल्यूम चेंज इज नेग्लिजिबल देयरफॉर एक्सटर्नल वर्क इज जीरो एंड हेंस फॉर सॉलिड एंड लिक्विड Cp एंड Cv आर ऑलमोस्ट सेम। इसीलिए एकदम एग्जैक्ट सेम की बात नहीं करते हैं, क्योंकि नेग्लिजिबल चेंज आता है, इसलिए हम ऑलमोस्ट सेम की बात करते हैं, लगभग बराबर की बात करते हैं कि दोनों जो Cp है वो ऑलमोस्ट सेम होगा, लगभग Cv के बराबर होगा, और दोनों को एक ही सिंबल से डिनोट करेंगे जिसे C कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? C कहते हैं। अब याद रखिएगा, अगर आपसे बात करता है स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर के लिए, स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर के लिए अगर कैलोरी के फॉर्म में कहे तो याद रखिएगा स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर अगर यहां ग्राम में है तो यहां 1 कैलोरी कह रहेगा, यहां 1 किलो कैलोरी यहां केजी में रहेगा। तो याद रखिएगा 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। इसीलिए अगर जूल में कहीं लिखे तो C स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4.18 जूल पर ग्राम टू मीटर इंटू केल्विन, ठीक है, यानी ग्राम इंटू केल्विन, एंड इट इज इक्वल टू 4.18 किलो जूल पर केजी। अगर यहां जूल है तो यहां ग्राम होगा, यहां किलो जूल है तो यहां केजी होगा, ये याद रखिएगा। इंटू केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यह बात मैंने आपको बताई थी, यह बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो और ऊपर मैंने ये चीजें आपको बता दिया था स्पेसिफिक हीट के बारे में, स्पेसिफिक हीट के बारे में। आर इज द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, अभी इसके डिटेल में आगे जाएंगे तो और मिलेगा, ये हमको कहां पे मिलेगा? जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, हम प्रूफ करेंगे वहां पे, मैं आपको दिखाऊंगा फर्स्ट लॉ में कैसे प्रूफ करेंगे इसको। Cp बाई Cv इज इक्वल टू गामा मैंने आपको बता ही दिया है। गैसेज देयर आर 2 स्पेसिफिक हीट, Cp इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, आर इज द गैस कांस्टेंट। इसकी बात हम आगे करेंगे जब फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे आता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई है स्पेसिफिक हीट के लिए। आर इज द स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, गामा इज द एडियाबैटिक इंडेक्स। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करता है तो आपको कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करेगा, तो फिर आइसोथर्मल में डेल्टा टी 0 हो गया, तो फिर Q बाई एम इंटू डेल्टा टी करते हो, अगर डेल्टा टी 0 हो गया इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इनफाइनाइट आ गई, ठीक है। इसलिए आइसोथर्मल की बात करते हो तो C की वैल्यू फिर इनफाइनाइट आ जाती है। एडियाबैटिक प्रोसेस में है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, इसका मतलब डेल्टा क्यू 0 हुआ। भाई एडियाबैटिक का मतलब डेल्टा क्यू 0, एडियाबैटिक का मतलब डेल्टा क्यू 0, और C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान एम इंटू डेल्टा टी। अब यही 0 हो गया, इसका मतलब C की वैल्यू 0 हो गई, C की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो अगर आइसोथर्मल है तो C की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, अगर एडियाबैटिक है तो C की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा इन चीजों को। यह बात मैंने आपको बता ही दिया, ये वैल्यूज आएंगी न्यूमेरिकल्स में, आपको पता होनी चाहिए, याद रखिएगा। लेटेंट हीट मैंने आपको बता ही दिया, लेटेंट हीट वो हीट है जो हमें फेज चेंज में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। Q इक्वल डेल्टा Q इक्वल टू एम इंटू एल होती है, डेल्टा Q इक्वल टू एम इंटू एल, where m is the mass and L is the latent heat, m is the mass and L is the latent heat, याद रखिएगा L is the latent heat, ठीक है। if m is equal to 1 kg, if m is equal to 1 kg then L is equal to delta Q, ठीक है। इसको यूनिट या तो किलो कैलोरी पर केजी होती है या किलो जूल पर केजी होती है, यहीं से निकाल लेंगे। भाई अगर Q की वैल्यू किलो कैलोरी में रखोगे तो किलो कैलोरी पर केजी आ जाएगा, अगर Q की वैल्यू किलो जूल में रखोगे तो किलो जूल पर केजी आ जाएगा। यहीं से आया लेटेंट हीट इज द हीट
अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस। कहीं भी मैंने आपको यह बताया था ना कि किस तरीके से कहां पे सेंसिबल हीट होगी, कहां पे लेटेंट हीट होगी, और ये मैं आपको डिटेल से बताया था, ये मैंने आपको डिटेल से बताया था। ठीक है, तो इसमें अलग से कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये डेटा कुछ है जिनको आपको याद रखना है, समझना है, इनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, लेटेंट हीट की यूनिट मैंने आपको बताया कि जब भी लेटेंट हीट की बात करेंगे किलो कैलोरी पर केजी या किलो जूल पर केजी की बात करेंगे। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब अभी आगे आएगा, वहां पे कहां पे होगा वो दिखाऊंगा मैं जब अप्लाइड पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो फ्यूजन की बात करते हैं अगर जनरली, तो ये वैल्यू याद रखिएगा। अगर वो वाटर की बात करता तो 80 कैलोरी पर ग्राम, यहां कैलोरी है तो यहां ग्राम होगा, यहां किलो कैलोरी है तो यहां केजी होगा। ठीक है, अगर किलो जूल पर केजी में बात करता है तो ये 335 किलो जूल पर केजी। ठीक है, 335 किलो जूल पर केजी। अगर वो लेटेंट हीट ऑफ ये फ्यूजन की बात करता है जहां पे वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट की बात करेगा। अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें, फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड में, अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें, जब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करेगा तो वेपोराइजेशन की वैल्यू 540 कैलोरी पर ग्राम होती है या 540 किलो कैलोरी पर केजी होती है। यहां कैलोरी है तो यहां ग्राम होगा, यहां किलो कैलोरी है तो यहां केजी होगा, या इसी को 2257 किलो जूल पर केजी में आप पुट कर सकते हो। 2257 किलो जूल पर केजी में पुट कर सकते हो। तो ये वैल्यू आगे कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे वहां पे जरूरत पड़ेगी इनकी और इनकी, याद रखिएगा। सॉलिड से लिक्विड में तो ये वैल्यू पुट करोगे, वेपराइजेशन होगा तो 540 पुट करोगे। जब क्वेश्चन में ना दिया हो तो, क्वेश्चन में ना दिया हो तो ये वैल्यू पुट करोगे। क्वेश्चन में अगर दे देता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन में आपको दे देता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं देता है तो ये वैल्यू आपके टिप पे होनी चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करेंगे तो 80 कैलोरी पर ग्राम और 80 किलो कैलोरी पर केजी या 335 किलो जूल पर केजी। अगर वेपराइजेशन की बात करेंगे यानी जब वो वेपर में कन्वर्ट हो तो 540 कैलोरी पर ग्राम और 540 किलो कैलोरी पर केजी या इसी को 2257 किलो जूल पर केजी की बात करेगा। दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इतना आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ये डेटा आपको कुछ याद कर लीजिएगा क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है, जैसे सीपी और सीवी की जरूरत पड़ती है गैस के लिए ना। ठीक है, तो अगर हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर की बात करते हैं तो याद रखिएगा, मैंने आपको अभी हीट ट्रांसफर को प्रूफ नहीं किया हमने कि ये पाथ फंक्शन है। वैसे तो प्रूफ किया कि मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। मोड ऑफ एनर्जी का ट्रांसफर का मतलब पाथ से एसोसिएटेड है, इसका मतलब ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट है। ठीक है, फॉर्म नहीं है, ट्रांजिट है। ट्रांजिट का मतलब मोड है, प्रोसेस के साथ है। प्रोसेस खत्म तो कहानी खत्म, प्रोसेस खत्म तो कहानी खत्म। इसीलिए प्रोसेस से रिलेटेड है, ये पाथ फंक्शन है। ये प्रूफ करेंगे जब फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से देखेंगे इसको हम। ये आपको फर्स्ट लॉ में बहुत क्लियर हो जाएगा, वहां पे कुछ कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ये फर्स्ट लॉ का एक कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट याद रखिएगा, हीट वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन। वर्क के लिए मैंने प्रूफ कर दिया था, वर्क के लिए प्रूफ कर दिया था कि अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग एरिया होता है, ये मैंने बता दिया था। ठीक है, इसका मतलब हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन, बोथ आर मस्ट बी क्रॉस द बाउंड्री। इसका मतलब बोथ आर बाउंड्री फिनोमिनन, बोथ आर बाउंड सिस्टम के फिनोमिनन नहीं है। इसका मतलब हीट एंड वर्क बोथ आर, जब तक वो भाई ये सिस्टम है, ये सिस्टम, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन तब होगा या तो हीट के फॉर्म में, भाई अगर केवल एनर्जी का ट्रांसफर कराना है तो या तो वर्क, दोनों ट्रांजिट यानी प्रोसेस होगा, दोनों मस्ट बी क्रॉस द बाउंड्री। तो अगर बाउंड्री को क्रॉस करेंगे
तो इसका मतलब बोथ आर बाउंड्री फिनोमिनन, बोथ आर बाउंड्री फिनोमिनन, ये दोनों क्या है, बाउंड्री फिनोमिनन है, ठीक है। दे रिप्रेजेंट एनर्जी इन ट्रांजिशन, यानी एनर्जी इन ट्रांजिशन का मतलब प्रोसेस से रिलेटेड है, एनर्जी इन ट्रांजिशन का मतलब प्रोसेस से रिलेटेड है, जहां पे प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांजिएंट कहा जाता है। हीट एंड वर्क आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नहीं है, क्योंकि प्रोसेस से रिलेट हो गए, मतलब सिस्टम की प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये तो हम कई बार बात कर चुके हैं। तो हीट और वर्क कभी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस से रिलेटेड है, और जो प्रोसेस से रिलेटेड है वो पाथ फंक्शन है। अगर वो पाथ फंक्शन है तो वो पॉइंट फंक्शन नहीं है, अगर वो पॉइंट फंक्शन नहीं है तो वो सिस्टम की कभी प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकते, सिस्टम की प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकते। हीट ट्रांसफर पाथ फंक्शन है, ये हम आगे प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। और ये देखिए, हीट एंड वर्क आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस, बात वही हो गई, नॉट विथ स्टोर्ड, सिस्टम में कभी स्टोर्ड नहीं होते, प्रोसेस खत्म, हीट एंड वर्क की कहानी खत्म, हीट एंड वर्क की कहानी खत्म, ठीक है। जो और मैंने ये आपको बता ही दिया है कि हीट जो है उस कब कहते हैं, जब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो तो हीट कहते हैं, और टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा अगर और किसी तरह एनर्जी का ट्रांसफर हो तो उसे वर्क ट्रांसफर कहा जाता है। हीट डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मैंने बताया था, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं चलती है, इसीलिए इसको लो ग्रेड एनर्जी कहा जाता है, इसीलिए इसको लो ग्रेड कहा जाता है। एंड वर्क इज ए हाई ग्रेड एनर्जी, वर्क ऑर्गेनाइज मोड में चलता है। भाई हीट तो ऐसे फैल गई, मैंने आपको बताया ये कमरा है, अगर कहीं डिसऑर्गेनाइज मैनर में चीजें हैं तो वहां बहुत नुकसान होता है। आपको मैंने बताया ये कमरा है, इस कमरे को चारों तरफ से बंद कर दो, ठीक है, और अचानक से कमरे में 15 लीटर का सिलेंडर रख दो और सिलेंडर धोखे से फट जाए, एक सिंगल आदमी बचने वाला नहीं है, सबके सब मर जाएंगे, क्योंकि वो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गई, डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गई। और यही कमरा है, इस कमरे में हम लोग यहां आराम से पढ़ रहे हैं, एक ट्रक वाला पागल कोई दारू वारू पी के चला रहा है, और वो ट्रक चलाते हुए आया, एक किनारे से आके हमारी दीवार से टकरा दिया, यानी दीवार को तोड़ता हुआ अंदर की तरफ चल रहा है। जैसे ही दीवार से टकराया, हमें देखने का मौका मिला, हम में से कुछ लोग दरवाजे की तरफ से तेजी से, एक किनारे इधर से ट्रक आ रहा है तो इधर भागना शुरू कर दिए, यानी एक तरफ से ये ट्रक आ रहा है, भाई ये ट्रक आ रहा है, जब इधर से ट्रक आ रहा है तो वो आदमी सबके सब इधर की तरफ भागने की कोशिश, यानी ऑर्गेनाइज मैनर में भाग रहे हैं। तो यहां पे कैजुअलिटीज कम होती हैं, यहां पे कैजुअलिटी कम होंगी, लेकिन अगर यहीं कहीं आग लग जाए तो यहां कैजुअलिटी ज्यादा होती हैं। तो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी बहुत खतरनाक होती है, ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी खतरनाक नहीं होती है। आप देखिए, कहते हैं आज इस मेले में भगदड़ मच गई, इतने लोग मारे गए। भगदड़ मचने का मतलब जो ऑर्गेनाइज मैनर में चल रहे थे वो डिसऑर्गेनाइज हो गए, तो इसलिए वहां पे ऐसा हो गया, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स का काम यही है कि डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी एक मोड से दूसरे मोड से जो ट्रांसफर होता है वो हीट से वर्क में कन्वर्ट करने का काम है। इसलिए कभी कभी इसको, हीट को लो ग्रेड एनर्जी कहा जाता है, और मैंने कहा था ये एनर्जी की फॉर्म नहीं है, मोड है, ठीक है। वर्क हाई ग्रेड एनर्जी है, वर्क क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी है। अगर कहीं क्वेश्चन में मिले तो इस बात को याद रखिएगा, इस बात को समझिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बातें कर लिया, किसकी किसकी, हम लोगों ने बात किया हीट ट्रांसफर की, हम लोगों ने बात किया वर्क ट्रांसफर की, हम लोगों ने बात किया कि हीट सॉलिड, स्पेसिफिक हीट सॉलिड की क्या होगी, लिक्विड की क्या होगी और वेपर की क्या होगी। हम लोगों ने बात किया सॉलिड की क्या होगी, लिक्विड की क्या होगी और वेपर की क्या होगी। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया, या वेपर का मतलब गैस, फिर दोनों में कंपैरिजन देखा, हीट और वर्क। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, याद रखिएगा, दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन नहीं है। यह सब हम लोगों ने बातें कर लिया है। इसके आगे, यानी पहले अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चन कुछ करते हैं,
आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट जब भी अगले वाला लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके बाद वाले में हम लोग इसके एक बेस्ट पार्ट पे चलेंगे जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और हमने अभी अलग अलग पढ़ा कि ये हीट है, हमने अलग अलग पढ़ा कि वर्क है। अब इस जो हीट वर्क को पढ़ा था, जो हीट को पढ़ा था, दोनों को साथ में लाने की कोशिश करेंगे, दोनों को साथ में थोड़ा सा पास पास लाएंगे, थोड़ा सा उनमें प्यार मोहब्बत कराएंगे। देखते हैं क्या होता है कि किस तरीके से दोनों को मिलाने से फर्स्ट लॉ बनके तैयार हो जाता है, किस तरीके से फर्स्ट लॉ बनके तैयार हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे जस्ट इसके पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जितना मैंने पढ़ाया है ध्यान से दोगे तो वो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। इवन दैट फर्स्ट लॉ वाले सीट के भी क्वेश्चन लग जाएंगे कुछ ना कुछ, लेकिन फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सब बाद में करेंगे। लेकिन इससे जो क्वेश्चन अभी वर्क और हीट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है उनको तुरंत इस लेक्चर के बाद जो भी लेक्चर होगा उस पर तुरंत कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी, क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, थैंक यू।